हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं और इस बार उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीधे सीधे निशाना साधा। दरअसल केजरीवाल ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार के तीनों अध्यादेशों का विरोध करते हुए कहा कि सरकार किसानों को बड़ी कंपनियों के हाथों शोषण के लिए छोड़ रही है। केजरीवाल ने सभी विपक्षी दलों को एक साथ राज्यसभा में इसका विरोध करने का भी आह्वान किया, जिस पर गृह मंत्री विज ने वार करते हुए कहा कि केजरीवाल का काम देश में आग लगाना है। विज ने केजरीवाल को चैलेंज किया कि केजरीवाल बताएं कि विधेयक की कौन सी धारा में इसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी को बेचा गया है। केजरीवाल का काम है देश में आग लगाना। केजरीवाल बताएं तो सही, विधायक की धारा दर धारा पढ़कर बताएं कौन सी धारा में इसको मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों बेचने का कोई प्रावधान किया गया है। केजरीवाल एंड पार्टी या अर्बन नक्सलाइट्स या कांग्रेस के लोग, विपक्ष, ये जब भी देश में कोई अच्छा काम होता है तो ये उसमें विघ्न डालना चाहते हैं। हुड्डा ना समझ आदमी है। विधानसभा अभी अडजोन नहीं हुई, साइन डाई हुई है। वी आर इन सेशन और कभी भी वो सेशन बुलाया जाना है, सबको पता है। अब हुड्डा साहब वैसे तो कह देते हैं विशेष सत्र बुलाओ, मैं उसमें बात करूंगा, और जब सत्र बुलाते हैं तो वहां से उठ के भाग जाते हैं, वहां ये बात नहीं करते। वहां कभी इन्होंने लोगों के मुद्दे नहीं उठाए, वहां इनको बोलना नहीं आता, वहां इनका गला चौक हो जाता है। ये केवल लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ये लोगों के हक में ना कभी थे। अगर ये लोगों के हक में होते तो आज किसान की 70 साल की आजादी के बाद। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल सिवानी मंडी और लोहारू पहुंचे, जहां लोहारू में उन्होंने स्थानीय सिंचाई विभाग के कार्यालय का उद्घाटन किया, तो वहीं सिवानी मंडी में भी स्वर्ण जयंती पार्क का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सिंचाई विभाग का कार्यालय किसानों की सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ उन्होंने कृषि बिलों का जिक्र करते हुए कहा कि ये बिल किसानों के लिए रक्षा कवच का काम करेंगे। साथ ही विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि विपक्ष बिल के मामले में किसानों को भ्रमित कर रहा है। मैं सब किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि आपकी फसल का मूल्य आपको मिलना चाहिए, ना कि बिचौलियों को मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई यही है। हम कहते हैं कि किसान का पैसा किसान को, और विपक्षी पार्टी कहते हैं कि बिचौलियों को जिंदा रखें। तो इस लड़ाई में आप हमारा साथ दो। हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा जो अध्यादेश आया है, मोदी जी हैं, मनोहर लाल जी हैं, ये सिर्फ किसानों की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। और जो किसान का शोषण करने वाले थे, बिचौलिए थे, उनकी लड़ाई जो विपक्षी पार्टियां और प्रदेश में कृषि बिलों को लेकर बवाल जारी है और इस बीच प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक तरफ जहां बिलों को लेकर सफाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर निशाना भी साधा। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस बिल से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि विपक्ष बर्बाद हो जाएगा। विपक्ष के पास इन बिल के विरोध में कोई तर्क नहीं है। विपक्ष किसानों को बहकाने और बरगलाने का काम कर रहा है। मेरा मानना यह है कि इस बिल के आने से किसान बर्बाद नहीं होगा, इस बिल के आने से कांग्रेस बर्बाद होगी। क्योंकि कांग्रेस जो आज तक शोषण करती रही, उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री की एक सोच है कि किसान की आमदनी को दुगना करना है, तो वो उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मिल जाने जो बात
लेकर के बवाल लगातार जारी है और इसको लेकर के कैबिनेट मंत्री कृपाल गुर्जर की तरफ से इस बारे में बताया गया कि आखिर विषय क्या है, ये क्या असल मायने में किसानों के विरोध में है या पक्ष में है। बड़ौदा हलके के कटवाल गांव में पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने किसानों को अपना समर्थन देते हुए बड़ौदा हलके के कई गांवों का दौरा किया और इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि वो किसानों के साथ हैं और उनका किसानों को खुला समर्थन है। अभय चौटाला ने कहा कि जिस दिन अध्यादेश आया था मैंने उसी दिन इसको वापस लेने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि कल होने वाले किसान आंदोलन को लेकर उनकी पार्टी के सभी पदाधिकारियों की जिले लेवल पर जिम्मेदारियां लगाई गई हैं और जहां जहां किसानों के धरने होंगे वहां वहां जाकर किसानों को अपना समर्थन कर उनके साथ पहली पंक्ति में वो खड़े होंगे। तो पहले दिन से खुला समर्थन है। आपने मेरे से बात चौथी दफा पूछी है, आपको विश्वास नहीं है क्या? कल हमारा खुला समर्थन है। मैं उस दिन से, जिस दिन अध्यादेश आया था, हरियाणा प्रदेश में किसी राजनीतिक व्यक्ति ने और किसी और संगठन ने इस बात को लेकर के कहीं लोगों में चर्चा नहीं करी थी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अध्यादेश वापिस होना चाहिए, देश के लोगों को लामबंद होना चाहिए। हमारे पार्टी के सब नेताओं की मैंने डिस्ट्रिक्ट के जो अलग अलग प्रेसिडेंट हैं, हल्का के वहाँ के अध्यक्ष हैं, उन सबकी जिम्मेवारियां लगाई कि आप सब जहाँ जहाँ किसानों के धरने होंगे, जहाँ जहाँ चक्का जाम किया जाएगा, आप उनके बीच में जाओगे, न केवल समर्थन दोगे, अगर कोई ज्यादती करे तो सबसे पहली पंक्ति में। पानीपत के कुराना गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कुरान गांव के ही रहने वाले सुरेंद्र के रूप में हुई है, जो कबड्डी का प्लेयर था। बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने पहले मृतक सुरेंद्र के भाई का भी शव खेत में मिला था। अब कबड्डी प्लेयर का शव मिलने से परिवार समेत पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। अब ये किसी तरह के चोट के निशान भी नहीं पाए गए हैं शरीर पर। तो वहीं परिवार का भी कहना है कि सुरेंद्र का किसी से भी कोई विवाद नहीं था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट चुकी है। सूचना जी मतलब घर वाले थे जी, थोड़ा घर नहीं आता, मतलब सोच तो हो जाए जी, तो इसलिए हम सभी जगह देख के खेत में गए थे। इसके सभी मित्रों के साथ देखे, पूछा मैंने, लेकिन कोई सभी ने बोले मतलब हमारे पास तो पहले आला। फिर हम ये दूर खेत में गए तो वहाँ रात के दिन कितने बजे? ये जी 12 बजे के नज़दीक टाइम था। तो मौत का कोई कारण आपको पता चला? मौत का तो जी कारण तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मतलब वहीं भिवानी में गौरक्षा दल के लोग गौवंश के शवों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। धरना दे रहे गौरक्षा दल के प्रधान ने बताया कि अमावस्या के दिन लोगों ने बेसहारा गायों को अधिक तला हुआ खाना खिला दिया, जिससे 20 गायों की मौत हो गई, जबकि इस दौरान 45 गौवंश का इलाज चल रहा है। अब उन्होंने मांग की है कि उनकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। तो वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम ने कहा कि इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई के लिए संबंधित थाने को निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही लोगों से भी निवेदन किया जाएगा कि गौवंश को तला हुआ खाना ना खिलाएं। अभी जो अमावस के अवसर पर लोगों ने जो अधिक मात्रा में गोग्रास खिलाया है, उसकी वजह से जो अभी हमारी 20 गोवंश की दर्दनाक मृत्यु हो चुकी है और अभी 45 के लगभग और भी ज़्यादा काफ़ी मात्रा में सीरियस है। तो उसके लिए हमको अब की बार हमने प्रशासन से डिमांड की थी कि इसकी जवाबदेही तय की जाए। हर साल पिछले 10 सालों से लगातार लोग अमावस पे अत्यधिक मात्रा में गोग्रास, चाहे इसमें पूरी हो चाहे रोटियाँ, ये रोटियाँ भी सेहती हैं, जो यूँ कहते हैं ना रोटी नहीं सेहती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मात्रा में अगर अब देंगे, क्योंकि गायें एक होती है, मोहल्ले में घर सैकड़ों होते हैं। तो उस विषय में फिर भी लोगों ने नहीं माने। डीसी साहब के आदेश भी थे भी रोड बिखरी गाय को कोई भी गोग्रास नहीं देगा, लेकिन फिर भी लोगों ने नहीं माने। वो अब उसकी वजह से ये गायें काफ़ी ज़्यादा इन मात्रा में मारी गई हैं। वो रक्षक धरने बैठे हैं, कुछ गायें जो है मृत होगी अधिक सारा कारण से। तो उनकी कुछ मांगे हैं सर, क्या मांगे हैं, तो क्या कार्रवाई आप अमल में लाओगे? प्राय देखा गया कि हर साल जब श्राद्ध पूर्ण होते हैं तो अमावस्या को लोगों द्वारा, नागरिकों द्वारा तला हुआ भोजन जैसे पूरियाँ हैं, हलवा है और काफ़ी मात्रा में आपकी चपाती रोटियाँ
गाय को दी जाती है, जिसके कारण वो गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम उनको पचा नहीं पाता और अखाड़े के कारण उनका मृत्यु हो जाती है। हमारे हिंदू संस्कृति में भी, हिंदू धर्म में भी बेसिकली गौ हत्या को एक महापाप माना गया है, जो कि अक्षम्य है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं हम सभी इस पाप के भागीदारी बन रहे हैं। तो मैं सभी नगरवासियों से, सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि कभी भी गौ माता के लिए तला हुआ भोजन अथवा रोटी ज़्यादा मात्रा में ना लें, बल्कि अगर आपकी इच्छा है कि हम कुछ गौ सेवा करें तो उसके लिए हमारी गौशालाएं जितनी हैं उनमें आप हरा चारा है, टूड़ा है, या फिर आपका खल है, बिनोले हैं, इस तरह जो इनके खाद्य पदार्थ है वही संबंधित इनको प्रोवाइड करें। इसके फिर कुछ आप गौशाला में दान भी कर सकते हैं। तो इसी तत्वावधान में संजय परमार जी माननीय उपायुक्त महोदय से पहले भी मिले थे कि इस जो अपराध होता है इसकी पुनरावृत्ति दोबारा से ना हो। तो इसको मद्देनजर देखते हुए माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे, सभी से एक अपील की गई थी समाज से कि वो अमावस्या के दिन गौ माता को तला हुआ खाना या भोजन ना दें। किंतु फिर भी ये जो एक अपील थी ये बेसिकली सभी को मानने के लिए कहा गया था इसमें, लेकिन यह तब तक संभव नहीं जब तक हम अपनी जिम्मेदारी ना समझें। इसके अतिरिक्त कुछ एक फुटेजेस भी हमारे पास, वीडियोस भी हैं, जिसके अनुसार जो लोग हैं वो गौ माता को, मतलब जो गौ घूमती हैं उनको फूल या इस तरह खाद्य पदार्थ दे रहे हैं। तो उसके लिए जो इनकी डिमांड के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए एक बार संबंधित जो थानाध्यक्ष है, डीएसपी साहब को बात की जाएगी, उनको निर्देश भी दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जहाँ तक कि 20 गौ हैं जिनका नुकसान हुआ है गोवंश का, तो इसके लिए म्युनिसिपल काउंसिल के थ्रू हम ट्रैक्टर और जेसीबी का प्रबंध करा दिया गया है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी की वजह से जहां स्कूल कॉलेज को बंद कर ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई, ऑनलाइन क्लास यानी मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए आप टीचर से क्लास ले सकते हैं, लेकिन पंचकुला के मोंडी क्षेत्र में ऑनलाइन क्लास लेना किसी चुनौती से कम नहीं है। कैसे, जरा आप भी देखिए। जरा गौर से देखिए पेड़ पर चढ़े इस शख्स को। ये शख्स कोई फल तोड़ने या अपने मनोरंजन के लिए पेड़ पर नहीं चढ़ा। पेड़ पर चढ़ना इसके लिए मजबूरी है, एक ऐसी मजबूरी जिसे हम ऑनलाइन क्लास कहते हैं। दरअसल मोरनी क्षेत्र के कई गांव में मोबाइल सेवा इतनी मजबूत नहीं है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले पाएं। लेकिन कहते हैं ना कि सवाल अपने साथ जवाब भी लेकर आता है। ठीक उसी तरह से यहाँ के लोगों ने भी मोबाइल नेटवर्क की समस्या को दूर करने के लिए इस पेड़ का सहारा लिया है। ये गांव वो जगह है जहां पर मोबाइल नेटवर्क दूसरे इलाकों से बेहतर है, वो भी तभी जब आप पेड़ पर चढ़ जाते हैं। यही वजह है कि काफी संख्या में स्कूली बच्चे इस पेड़ के नीचे बैठे हैं और पेड़ पर बैठा शख्स उन्हें स्कूल का होमवर्क बता रहा है। भैया आपका स्कूल का काम आ गया है। डाउनलोड हो रहा है ऊपर? सर डाउनलोड नहीं हो रहा है, यहाँ दिक्कत है नेटवर्क की। ऊपर हो रहा है? हाँ जी सर, यहाँ पर हो रहा है। हाँ। सुरेश साहब का हिंदी का काम आ चुका है। लिहाजा पेड़ पर बैठा शख्स बच्चों को फोन पर शिक्षकों द्वारा भेजे गए होमवर्क को बता रहा है। मोरनी ब्लॉक में कुल 83 स्कूल हैं, जिनमें करीब 3500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। मोबाइल नेटवर्क की वजह से ऑनलाइन क्लास लेना बच्चों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। तो यहाँ पे आके यहाँ पे पेड़ है ऊंचा सा, वहाँ पे वो चढ़ते हैं, फिर हमें काम बताते हैं, फिर हमें वो डाउनलोड करना होता है। अगर कभी कभी वो नहीं होते तो खुद चढ़ना होता है हमको, और फिर जब हम चढ़ जाते हैं फिर हमें वो डाउनलोड करना होता है, फिर उसका काम वो कंप्लीट भी करना होता है घर पे, फिर उसके बाद उसको भेजने फिर से आना पड़ता है यहाँ पे। क्योंकि कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 8th में पढ़ती हूँ। तो कितनी दूर स्कूल आपके यहाँ से? मेरा स्कूल 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। तो कैसे जाते हैं यहाँ से? यहाँ से हमें ऊपर तक तो पैदल जाना होता है। कितने किलोमीटर है यहाँ से? लगभग 1 या 2 किलोमीटर। उसके बाद फिर बस में जाना होता है। फिर बस छूट भी जाती है कभी कभी कि हम लेट हो जाते हैं, और जंगल का रास्ता है। सुबह सुबह जो 5 साल के छोटे छोटे बच्चे वो भी पैदल जाते हैं यहाँ को, तो हमारे रास्ते की भी बहुत प्रॉब्लम है।
प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ के नाकों तले मोबाइल नेटवर्क का यह हाल डिजिटल इंडिया के रास्ते में बड़ा रोड़ा है। साथ ही कोविड संक्रमण काल में ऑनलाइन क्लास की बड़ी चुनौती थी। पंचकुला से उमंग श्योरान की रिपोर्ट। गुरुग्राम में कोरोना के बाद अब डेंगू ने भी डंक मारना शुरू कर दिया है। अब तक गुरुग्राम में डेंगू के 28 और मलेरिया के 3 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे लोगों में कोरोना के साथ ही डेंगू का डर भी सताने लगा है। साइबर सिटी में कोरोना के साथ साथ अब डेंगू के डंक का कहर भी बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ते आंकड़ों ने जिला स्वास्थ्य विभाग की अंडर कंट्रोल के दावों की पोल खोल कर रख दी है। साइबर सिटी में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डेंगू ने 28 लोगों को अब तक डंक मारा है, जबकि मलेरिया के 3 मामले सामने आए हैं। ये हमारे पास 28 आए हैं, 28 मामले आए हैं हमारे पास। ये कितने दिनों का आंकड़ा है मैम? ये पिछले 2 महीने का है, इस सीजन के यही हैं। मलेरिया के कितने केसेस अभी तक आए? मलेरिया के हमारे पास कंफर्म केसेस 3 हैं। केवल 3। जिस तरीके से कोरोना महामारी है, एक तरफ डेंगू, किस तरह पहचान करेगा स्वास्थ्य विभाग लक्षणों की मरीजों की? ऐसा होता है कि वैसे क्योंकि ये डेंगू जो है ये मच्छर के काटने से होता है, और वो कोरोना जो वायरल फीवर है, सिम्टम दोनों में वही है। फीवर आता है, वीकनेस आती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, एंड इसमें ये नहीं होता है। उसके बाद ये होता है कि फिजिशियन का वो अपना होता है कि वो फिजिशियन इन पेशेंट को चेक करते हैं, और उनको जैसे भी लगता है कि ये किस भी तरह का फीवर होता है, तो वो अपने फ्लू कॉर्नर में जो भी पेशेंट जाता है उनको अपने हिसाब से टेस्ट करते हैं और फिर उनका आगे वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। वहीं डेंगू के डंक के आगे बेबस जिला स्वास्थ्य विभाग की माने तो मौसम में अभी भी लगातार गर्मी बनी हुई है, जो डेंगू मच्छर के लिए अनुकूल है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार जनता को इससे जागरूक करने के हर संभव प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन लगातार बढ़ते मामलों ने जिला प्रशासन के डेंगू से निपटने के तमाम दावों की पोल जरूर खोल कर रख दी है। वहीं डॉक्टरों की माने तो डेंगू से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि डेंगू मरीज पर रहकर और आराम कर जल्द ठीक हो सकता है। तैयारी है, एमसीजी के साथ हमारा पूरा कोऑपरेशन है। एमसीजी के वर्कर्स और हमारे हेल्थ के वर्कर्स की टीम्स बनी हुई हैं, सारे फॉगिंग कर रही हैं, हर एरिया में फॉगिंग कर रही हैं। जो लास्ट ईयर के हमारे केसेस जिस एरिया में थे उसमें स्पेशली हमारा अटेंशन है। उसके अलावा सोर्स रिडक्शन, जैसे जाके जहाँ भी पानी जमा है उसको पानी को साफ करवाना, कूलर वगैरह खाली करवाना, ड्राई डे मनाना, और फिर हम उनको नोटिस, हमारी डिपार्टमेंट की टीम्स उनको नोटिस इशू करती है कि अगर दोबारा जब हम आएंगे हमें अगर ऐसा पानी मिला, मच्छर मिला, तो फिर वो उनका चालान काटते हैं। सर्दी और बारिश के मौसम में डेंगू के मामलों में इजाफा होने की संभावना रहती है, लेकिन इस बार नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। गुरुग्राम के सभी 35 वार्ड में लगातार दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है, ताकि डेंगू पर लगाम लगाया जा सके। गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट। और वहीं होडल में सरकार द्वारा बनाए गए बागवानी केंद्र से सिर्फ हरियाणा के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के किसान भी सुविधा ले रहे हैं। बागवानी केंद्र में किसानों को पौधे उगाने की ऐसी सुविधा दी जा रही है जिससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। साथियों, सरकार के ये प्रयास सफल तभी होंगे जब आप जैसे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स इन पेरिशेबल वेजिटेबल्स को और अधिक सस्टेनेबल बनाने के लिए एफोर्डेबल सॉल्यूशंस तैयार करें। आने वाले दशकों की चुनौतियों को देखते हुए प्रोडक्टिविटी, एफोर्डेबिलिटी और किसानों को उचित दाम मिले, ऐसे समाधान तैयार करना, ये हम सबको मिलकर के इस दिशा में जाना होगा। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैज्ञानिकों को वो संबोधन है जिसमें पीएम वैज्ञानिकों से कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए आग्रह कर रहे हैं।
शायद ये पीएम मोदी के आग्रह का ही असर है कि देश अब 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। होटल में इसी लक्ष्य की ओर एक बड़ा और सफल कदम उठाया गया है। यहाँ 13 एकड़ जमीन में बागवानी केंद्र बनाया गया है, जहाँ किसान फल और सब्जियों की पौध तैयार करवा सकते हैं। इस केंद्र में इजराइल टेक्नोलॉजी के आधार पर पौध तैयार की जाती है। इतना ही नहीं, इस केंद्र में हरियाणा के किसानों को विशेष सुविधा भी दी जा रही है। बना करके तैयार की जा चुके हैं, जिसमें से 4 लाख पौध किसान ले जा चुके हैं हमारे पूरे हरियाणा से, जिसमें हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, ये सभी चारों जो हमारे स्टेट हैं शामिल हैं। हरियाणा के जो किसान हैं उनके लिए IHD स्कीम के तहत 50% अनुदान पर ये पौध तैयार की जा रही है। इसके अलावा जो बाहर के अन्य राज्यों के जो किसान, उनके लिए 1 रुपये पर पौधे के हिसाब से किसानों से हम इसका चार्जेस ले रहे हैं, जो कि हमारा सोलस मीडिया है, लेबर है, बिजली है, बाकी पौध बीज उन किसानों का अपना है। बागवानी केंद्र में लहलहाते ये पौधे किसी के भी मन को मोह लेते हैं। यहाँ सब्जियों में गोभी, खीरा, शिमला मिर्च, बैंगन, टमाटर और गाजर की पौध तैयार की जा चुकी है और फलों में पपीता, अमरूद, बेरी की पौध तैयार की जा रही है। इस बागवानी केंद्र की सुविधा का लाभ सिर्फ हरियाणा के ही किसान नहीं, बल्कि दूसरे राज्य यूपी, राजस्थान और दिल्ली के किसान भी उठा रहे हैं और बागवानी केंद्र से मिल रही सुविधाओं को लेकर भी वो काफी खुश हैं। ये खीरे की पौध लेने आए हैं जी यहाँ पे, और ये यहाँ से बहुत अच्छी हुआ है जी। ठीक है जी, यहाँ से हम पहले भी ले गए थे। अच्छा, ठीक है जी, ये बहुत अच्छी वो लगती है। ये सरकार की अथक कोशिश का ही नतीजा है कि आज देश में इस तरह के बागवानी केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ से किसान उन्नत किस्म की पौध लेकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह की कोशिशों से ही एक दिन वो भी आएगा जब देश का किसान मजबूर नहीं बल्कि खुशहाल होगा। हरियाणा न्यूज के लिए रोशन लाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।